नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग-अलग वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिए, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, एक माइटोस और एक कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब है थ्रेड, जिसको हम धागे कहते हैं, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, जिसे हम कणिका कहते हैं। तो इस नाम से ये समझ में आ रहा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये धागे के समान या ग्रेन्यूल्स के समान संरचना है। सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे मांसपेशियों में देखा था। अल्टमान और फ्लेमिंग ने 1882 में इसकी खोज की थी। खोज का जो श्रेय जाता है वो अल्टमान और फ्लेमिंग को जाता है। इसके अलावा फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला कहा, FILA फाइला। फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला नाम दिया था। 1897 में बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये जो नाम दिया गया है, ये नाम देने वाले वैज्ञानिक थे बेंडा। बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। बंसले और होइर ने 1934 में इन्हें लीवर सेल्स से अलग किया और कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया। बंसले और होइर ने इन्हें कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया। पर्जियस एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसे सार्कोसोम कहा। इसके अलावा हॉगब्लूम ने कोशिकीय श्वसन का स्थान कहा। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग-अलग नामों से इस कोशिकांग को पहचाना है। तो यहाँ ध्यान रखना यह है कि खोज का श्रेय किसे जाता है, अल्टमान और फ्लेमिंग को। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया। और इसके अलावा ये अलग-अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कॉन्ड्रियोसोम, सार्कोसोम, कोशिकीय श्वसन का स्थान, फाइला आदि नाम से इसे जाना। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हैं सीके विट्स। सीके विट्स ने इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। ये भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। सीके विट्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे कोशिका का पावर हाउस नाम दिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन काल, आकार और ये कोशिका में कितनी संख्या में पाया जाता है, इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इनका जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। कोई भी एक माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 10 दिन तक जीवित रह सकता है। इनका जो व्यास है वो 3 से 5 म्यू माइक्रोन और इनकी जो लंबाई है वो 0.5 से 2 म्यू माइक्रोन तक होती है। ये आकार में गोल या धागे के समान होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये थ्रेड लाइक, धागे के समान या गोल आकार के होते हैं। इनकी संख्या सामान्यतः 500 से 1000 तक हो सकती है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि कोशिका कितनी सक्रिय है। कोशिका ज्यादा सक्रिय होगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी और कोशिका अगर कम सक्रिय होगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। देखिए, सामान्यतः ये 500 से 1000 तक हो सकती है। अगर हम जंतु और पादप कोशिका की तुलना करें तो जंतु कोशिका में इनकी संख्या पादप कोशिका की तुलना में ज्यादा होती है। कुछ एकात अपवाद हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में मात्र एक पाया जाता है। तो वहीं चाउस चाउस अमीबा जो है, एक बहुत बड़ा अमीबा है, गेंट अमीबा है, जिसको नाम दिया गया है चाउस चाउस। तो ये जो चाउस अमीबा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक हो सकती है। तो आप यहाँ देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ट्रिपेनोसोमा में एक भी है और चाउस चाउस में 5 लाख तक भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकती है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करते हैं और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके आवरण के बारे में, उसके झिल्ली के बारे में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दो इकाई कला से घिरा होता है। ये दो यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है। बाहरी जो कला होगी वो चिकनी होगी और पारगम्य होगी, परमेबल होगी और स्मूथ होगी, जिसे हम बाह्य कला या आउटर मेम्ब्रेन का नाम देंगे। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होगी। जबकि जो भीतरी कला है, जो इनर मेम्ब्रेन होगी, उसमें उंगलियों के समान अनेक
वलय या उंगलियों के समान अनेक फोल्ड्स पाए जाएंगे और इस कारण से इन फोल्डों को के कारण से ये जो अंदर की जो कला होगी ये स्मूथ नहीं होगी, ये सपाट नहीं होगी। ये जो अंतः कला है इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, ये जो बाहर है ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है या बाह्य कला है, और ये जो अंदर की झिल्ली है अंतः कला, इसमें आप देखिए इस प्रकार से देखिए कई आपको वलय उंगली डुमा कई वलय आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, आपकी अंतः कला है जिसमें ये उंगली नुमा उभार आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है इसको हम कहते हैं परिसूत्र कणिकीय स्थल, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिसूत्र कणिकीय स्थल भी इसको कहते हैं। ये जो वलय हैं, ये जो उंगली नुमा उभार हैं, इनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। पादप कोशिकाओं में हम इनको माइक्रोविली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिस्टी है, जो उंगली नुमा उभार हैं, इन क्रिस्टी पर भी आपको ये कुछ कण दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये कुछ कण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन कणों को हम नाम देते हैं क्या, ऑक्सीसोम। इनको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीसोम। तो सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में आपको कुछ उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने क्या नाम दिया, क्रिस्टी। और इन क्रिस्टियों पर कुछ ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है, ऑक्सीसोम। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रिस्टी के अंदर का जो ये जगह है, आप इसको हम अंतः क्रिस्टी स्थल भी कहते हैं। ये जो अंदर स्थान देख रहे हैं आप, इसको हम क्रिस्टी के अंदर का जो स्थान देख रहे हैं, इस स्थान को हम अंतः क्रिस्टी स्थल भी कहते हैं। जैसे दोनों झिल्लियों के बीच में जो जगह है इसको मैंने क्या बताया आपका, पैरा माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिसूत्र कणिकीय स्थल भी कहते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए क्रिस्टी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिस्टी में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ये आप देखिए, ये बाह्य कला, ये अंतःकला, अंतःकला पे ये उंगली नुमा उभार जिसको हमने क्रिस्टी कहा, और इस क्रिस्टी पर ये आपको कई संरचनाएं दिखाई दे रही जिनको हमने ऑक्सीसोम नाम दिया। ये जो ऑक्सीसोम है ये टेनिस के बल्ले के आकार की संरचनाएं हैं और सामान्यतः एक माइटोकॉन्ड्रिया में ये 10,000 से 1 लाख तक हो सकते हैं। इन्हें हम मोरन कण भी कहते हैं। और मोरन कण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एफ मोरन थे, और एफ मोरन के नाम के हिसाब से ही हम इसको मोरन कण का नाम भी देते हैं। इनको हम F1 कण भी कहते हैं। और F1 कण जो है या जो ऑक्सीसोम है ये F0 कारक की मदद से अंतः झिल्ली से जुड़ा होता है। ये ध्यान रखिए, ये जो आपके ऑक्सीसोम या F1 कण है ये जिस कारक की वजह से इस झिल्ली से जुड़े हुए हैं उस कारक को हम नाम देते हैं F0 कारक। और इस F0 कारक को हम ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन या OSCP भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा कि इस कारक को जिसके कारण से F1 कण अंतः झिल्ली से जुड़ते हैं उस F0 कारक को ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन या OSCP भी कहते हैं। इसको हम एलिमेंटरी पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ऑक्सीसोम, मोरन कण, F1 कण या एलिमेंटरी पार्टिकल, ये एक ही अंग के नाम हैं, तो हमें पता होना चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया कैसा है, टेनिस के बल्ले के आकार का। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए ये टेनिस के बल्ले के आकार का आपको F1 कण या ऑक्सीसोम दिखाई दे रहा है। अब इस F1 कण को अगर हम देखें तो इसमें 3 भाग हैं। सबसे ऊपर आप देखिए शीर्ष, फिर जो बीच का हिस्सा है ये क्या है आपका व्रंत, और सबसे नीचे का हिस्सा क्या है आपका आधार। तो F1 कण के 3 भाग होंगे, सबसे ऊपर का भाग शीर्ष, फिर व्रंत और फिर आधार। जैसा मैंने अभी आपको F0 कारक के बारे में बताया जिसके कारण से ये अंतः झिल्ली से ये कण जुड़ते हैं, तो ये जो F0 कारक है ये पाया कहाँ जाता है, ये इस आधार वाले भाग में। क्योंकि आप देखिएगा डायग्राम में, तो ये जो गोल वाली संरचना ये क्या है, ये शीर्ष है, फिर ये बीच वाला हिस्सा क्या है, व्रंत है। तो स्वाभाविक सी बात है जो आधार वाला पोर्शन है ये कहाँ होगा, ये नीचे की ओर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी स्थान पर आपका क्या पाया जाएगा, F0 कारक पाया जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि F0 कारक कहाँ पाया जाता है, F0 कारक पाया जाएगा आपका आधार वाले हिस्से में। मैं आपको एक डायग्राम में डिनोट करूं, यहाँ पे इस वाले स्थान में पाया जाएगा आपका कौन सा कारक, F0 आधार वाले हिस्से में। क्योंकि अगर आप डायग्राम में देखें तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका शीर्ष है, फिर ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका व्रंत है। तो आधार वाला हिस्सा कहाँ होगा, अगर हम इस F1 कण को देखें तो आधार वाला हिस्सा ये है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो ये जो आधार वाला हिस्सा है वो ये है, तो इसी हिस्से में क्या पाया जाता है आपका F0 पार्टिकल पाया
जाता है। अब शीर्ष वाले भाग में, जो ये बाहर की ओर शीर्ष वाला भाग है, इस वाले भाग की भी विशेषता है, इसमें पाया जाता है एटीपीएज एंजाइम, जिसको हम एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं। और ये वो एंजाइम है जिसके माध्यम से श्वसन की इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के अंतर्गत एटीपी प्राप्त होते हैं। देखिए ये जो शीर्ष भाग है इसमें एटीपी एंजाइम पाया जाता है, और जब श्वसन की इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन अभिगमन क्रिया जब माइटोकॉन्ड्रिया के इस क्रिस्टल में चल रही होती है, तो इसी भाग में मौजूद एंजाइम एटीपीएस द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। और इसी कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिए, यही वो इलाका है, यही वो एरिया है जहां पे एटीपी एंजाइम पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि इसी स्थान पर ये जो क्रिस्टी हैं, इन्हीं स्थान पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया भी संपन्न होती है, जिससे एटीपी प्राप्त होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है क्या? तो देखिए, अंतःकला के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। आप देखिए, ये जो अंतःकला है, इस अंतःकला के अंदर ये जितना भी आप देख रहे हैं पदार्थ, ये सबका सब क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें 60 से 70% प्रोटीन, 25 से 30% लिपिड और आरएनए पाया जाता है। तो इसमें 60 से 70% प्रोटीन पाया जाएगा, 25 से 30% लिपिड पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आप डायग्राम में भी देखिए, ये राइबोसोम दिखाए गए हैं, ये राइबोसोम दिखाया गया है, और ये राइबोसोम कौन सा होगा? 70S प्रकार का होगा। ये ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर सकता है। आप जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम की माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता यह है कि उसके अंदर अपना 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जिस प्रोटीन की आवश्यकता है अपने निर्माण के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया उस प्रोटीन का निर्माण स्वतः कर सकता है। ये किसी और कोशिकांग पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा इसमें एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। आप डायग्राम में देखिए, ये आपको एक डीएनए दिखाई दे रहा है, जो एक सर्कुलर डीएनए है, एक वृत्ताकार डीएनए है, जिसमें प्रतिकृतियन की क्षमता होती है, जिसमें रेप्लिकेशन मतलब अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाने की क्षमता होती है। इसमें श्वसन के अंतर्गत क्रेब्स चक्रीय क्रिया भी होती है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑक्सीसोम्स हैं, ये जो ऑक्सीसोम कण हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया होती है श्वसन के अंतर्गत। उसी प्रकार से ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। किंतु क्रेब्स चक्र के जो एंजाइम है, जो क्रेब्स चक्र की क्रिया को संपन्न करते हैं, वो एंजाइम कौन सा है? सक्सिनिक हाइड्रोजिनेज। ये अंतःझिल्ली से संलग्न होता है। यद्यपि श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो क्रेब्स चक्र है वो इसी मैट्रिक्स में होता है, लेकिन इस श्वसन तंत्र की क्रेब्स चक्र को चलाने के लिए जो एंजाइम है सक्सेनिक हाइड्रोजिनेज, वो अंतःझिल्ली से संलग्न होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ विशेषताएं देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब तक हमने दो चीजें जान ली। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना वृत्ताकार डीएनए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना वृत्ताकार डीएनए होता है, अतः उस डीएनए के कारण से इसमें प्रतिकृतियन की क्षमता होती है, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। अतः यह माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में सक्षम है। तो ये ध्यान रखिए कि कोशिका के अंदर जो भी नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, उनकी उत्पत्ति पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। इसके अलावा इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया सक्षम है अपने लिए प्रोटीन निर्माण करें। तो ये दो खासियत, ये दो विशेषताएं ऐसी हैं, एक तो अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता, और इसके लिए जो प्रोटीन है वो भी स्वयं बनाने की क्षमता। इन दो कैरेक्टर के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ध्यान रखिए कि कोशिका में दो ऑर्गन्स हैं, एक आपका क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें वृत्ताकार डीएनए है जो रेप्लिकेशन कर सकता है, और 70S राइबोसोम भी है अपना, जो कि प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। इसे हम कोशिका के भीतर कोशिका के समान कोशिकांग भी कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका के भीतर कोशिका के समान कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो इसकी जो संरचना है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है, एक एक जो है प्रिमिटिव कोशिका के समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिका के समान ही एक कोशिकांग मौजूद है। इसलिए कभी कभी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है, अतः हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मौजूद है, एक यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मौजूद है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान ही संरचना किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। अंत में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की। तो देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य यह एटीपी का निर्माण करता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसके जो ऑक्सीसोम कण हैं उनमें एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के अंतर्गत एटीपी अणु का निर्माण करता है। और इसकी इसी कैरेक्टर के कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका में ऊर्जा के सिक्के भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये वसा का ऑक्सीकरण करता है, ये ध्यान रखिएगा, फैट्स का ऑक्सीडेशन करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके भीतर स्टीरॉइड्स भी बनते हैं। स्टीरॉइड एक उत्तेजक पदार्थ हैं, स्टीरॉइड्स उत्तेजक पदार्थ होते हैं, इनका संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके अलावा जो आरबीसी सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में दो भाग होते हैं, तो उसका जो हीम भाग है उसका जो निर्माण है वो ही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन के हीम भाग का जो सिंथेसिस है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।